हेलो बच्चों। तो फिजिक्स का जो ये पहला पेपर हुआ है बच्चों आपका, इसका डिस्कशन शुरू करते हैं अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। एन इन्फिनिटी लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट थ्रेड हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स along a circular path having axis along a length of wire. The graph that correctly represents the variation of kinetic energy of electron as function of radius of circular motion ऑफ द वायर। मीन्स बोलना क्या चाह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये एक अनंत लंबाई के धनात्मक आवेशित सीधे धागे का एक रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है। इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई के अनुदिश वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करता है। तार से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के फलन में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का ग्राफ बताना है, किस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले तो मैं एक अनंत लंबाई का तार बना लेता हूँ। ये जो है मेरा अनंत लंबाई का तार आ गया। ठीक है। अब ये जो अनंत लंबाई का जो आवेशित तार है, इसके बाजू में ऐसे इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो परिक्रमण कर रहा होगा ऐसे ऐसे वृत्तीय पथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसका जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r। ये mv²/r जो है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आ रहा होगा। ये E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये mv²/r इक्वल टू E। और इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे 2k λ/r। r से r कैंसिल आउट, तो mv² की जगह क्या आ रहा है मेरा, ये r तो कैंसिल आउट हो गया, 2k λe। ये इस टाइप से आ रहा है mv²। और जो गतिज ऊर्जा लिखते हैं अपन, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी मेरी, हाफ mv²। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ mv²। ये वाला 2 का फैक्टर इधर ला दूं तो हाफ mv² का वैल्यू आ रहा है k λe। तो इसमें r तो आ ही नहीं रहा बच्चों, और r के साथ ग्राफ बनाना था। मीन्स मेरा जो गतिज ऊर्जा निकल के आई है, ये गतिज ऊर्जा तो ये नियत आ गई क्या। तो इस टाइप का ग्राफ होगा। चारों ऑप्शन में से ऐसा ग्राफ ढूंढ लेते हैं जिसमें गतिज ऊर्जा नियत आ रही है। तो यहाँ जो अपने पास 4 ऑप्शन दिए थे, यही इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, इसमें गतिज ऊर्जा नियत होगी। मीन्स जो मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ l। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ये l दूरी पर रखे हुए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन l। मीन्स बहुत ज्यादा दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है। 2 बिंदु आवेश आगे -q +q। यहां से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सिस पर, ये जो होता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, चाहे वो एक्सिस पे हो चाहे कोई भी पॉइंट पे हो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो अगर एक्सिस पे लिखते हैं ना बच्चों, एक्सिस पे मीन्स अक्ष पे, तो ये आता है 2kp/r³। और अगर निरक्ष पे लिखूंगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, मीन्स r³ तो आएगा ही सही ना। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, r�3 के। ठीक है, 1/r³ के समानुपाती या r�3 के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखो बच्चों। टू इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ r मीटर। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर वायर विल बी। दो अनंत लंबाई के तार, 2 तार हैं जिनकी लंबाई अनंत है, जिनका रैखिक आवेश घनत्व λ1 और λ2 है, दोनों के मध्य दूरी r है। तो प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है। जैसे मान लो ये वाला पहला वायर आ गया बच्चों, जिसका रैखिक घनत्व λ2, तो इसके कारण जो है r दूरी पर मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र लिख सकता हूँ क्या। ये विद्युत क्षेत्र मेरा आ जाएगा क्या, 2k λ1/r, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। यहाँ कोई दूसरा वाला वायर रखा हुआ है जिसका घनत्व λ2 है। अब इस पे जो है ना किसी पर्टिकुलर लंबाई पे, जैसे मान लो ये वाली लंबाई पे आवेश निकाल लेते हैं, पहले इस पर लगने वाला बल निकालता हूं। तो बल क्या लिखते हैं, F = QE। ठीक है। तो ये जो बल आएगा F, Q की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये लंबाई L मान ली मैंने यहां से यहां तक, तो Q की जगह लिख दूं λ2 × L, और ये विद्युत क्षेत्र यहां से लिख दिया 2k λ1/r। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स F/L की कैलकुलेशन करनी है। तो F/L जो मेरा आ जाएगा 2k λ1 λ2/r। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। तो
यहां तो बच्चों इस पहला ऑप्शन में क्या है, आर स्क्वायर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। यहां पर दिया हुआ है बच्चों, ए स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 मिलीग्राम एंड चार्ज 10 माइक्रोकुलम इज कनेक्टेड एज इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ये वाली रस्सी जो है ना, ये इंसुलेटिंग है और इसका लंबाई भी दिया हुआ है 1 मीटर। इट इज ब्रॉट नियर द इन्फाइनेटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज शोन इन फिगर। इफ स्ट्रिंग सबस्टेंड एट एन एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया है, विद द शीट एट इक्विलिब्रियम द चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट विल बी। तो सिग्मा का वैल्यू मुझे पता करके बताना है। हिंदी में देख लेते हैं। 100 मिलीग्राम द्रव्यमान और 10 माइक्रोकुलम आवेश की एक छोटी गेंद को 1 मीटर लंबाई की कुचालक डोरी से जोड़ा गया है। इसे चित्र में दिखाए अनुसार आवेश घनत्व सिग्मा वाली अनंत लंबाई की कुचालक शीट के पास लाया जाता है। यदि संतुलन में डोरी जो है ये 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो आवेश घनत्व सिग्मा का मान पता करके बताना होगा क्या होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या किया जा सकता है बच्चों, यहां पर इस प्रश्न में पहले तो ये जो चित्र बनाते हैं अपन, इसका एफबीडी बनाते हैं। ये मैंने शीट बना ली है और ये जो डोरी है इसका इस दिशा में, यहाँ इस पे धनात्मक आवेश है और इस पे जो आवेश है वो भी धनात्मक है, तो ये इधर रिपल्शन आएगा, प्रतिकर्षण बल आ गया, इसका mg नीचे आएगा। ठीक है, ये वाला कोण थीटा का मान दिया है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ जो तनाव बल इधर आएगा T, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो T का ये वाला घटक, ये कंपोनेंट T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि जो T cos थीटा और T sin थीटा है, T cos थीटा तो mg के बराबर हो गया, T cos थीटा mg के बराबर, थीटा का वैल्यू 45 है तो T इंटू यहाँ 1/√2 कर दें mg। ऐसे ही थीटा का वैल्यू जो है ना ये 45 डिग्री है बच्चों, ऐसे ही T साइन थीटा का वैल्यू QE के बराबर होगा, यहां भी T इंटू 1/√2 जो है ये QE कर दिया। अब इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों से बच्चों मैं बोला सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए, तो mg का वैल्यू जो है मेरा आ जाएगा Q इंटू E। तो mg Q और E को लिखा जा सकता है कुचालक के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में अपने को सिग्मा पूछा था, तो सिग्मा आ जाएगा क्या 2 एप्सिलॉन नॉट mg और डिवाइड में Q। अब यहाँ पर सारे मान रख के सोल्व कर लेते हैं, तो 2 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, द्रव्यमान देख लेते हैं यहाँ से कितना बोला था क्वेश्चन में 100 मिलीग्राम, तो 100, अच्छा एक तो 100 है, एक -3 तो ये मिली का आया, और एक ये जो ग्राम है ना उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने का फिर से एक और 3 आएगा। जो m दिया है ना आपको, यहाँ 10 मिलीग्राम है तो 10 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में आया, फिर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो एक और बार आएगा। जी का वैल्यू 10 रख लिया, साथ में यहाँ जो आवेश दिया हुआ है ये 10 माइक्रोकुलम है, तो इसको 10 गुणा 10⁻⁶ रख लिया। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करूंगा तो ये वाले 10 से तो ये वाला 10 कट गया, 10⁻⁻6 से ये 10⁻⁻6 गया। ठीक है, तो 8.85 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आपका 17.7 आ गया, और 10⁻⁻, ये 12 में से 2 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं सिग्मा में। ये तो मेरा कूलम पर मीटर स्क्वायर में आ गया 17.7 10⁻⁻10। अब यहाँ देखेंगे तो 17.7 जो आ रहा है ना ये नैनो कूलम आ रहा है। नैनो कूलम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एक घात और इधर ले लूं तो इसको 1.77 गुणा 10⁻⁻9 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नैनो कूलम हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1.77। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों मेरा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का जो है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and 2r charged such that both have same charge density sigma. The sphere are
then connected by a thin conducting wire, the new charge density of bigger sphere is sigma dash। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, त्रिज्या r और 2r वाले दो विलगित धात्विक ठोस गोले इस प्रकार आवेशित हैं कि दोनों का आवेश घनत्व सिग्मा समान है। फिर गोलों को एक पतले चालक तार से जोड़ा जाता है। यदि बड़े गोले का नया आवेश घनत्व सिग्मा डैश है तो अनुपात सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा का मान पता करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन यहाँ से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने को क्या लगाना होता है, एक तो आवेश संरक्षण मीन्स चार्ज कंजर्वेशन लगाना होता है और एक फाइनल पोटेंशियल सेम करा देना होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, जरा सोल्व करते हैं। ये r रेडियस है और ये बड़े वाला रेडियस यहाँ 2r आ गया, इसका आवेश घनत्व सिग्मा, इसका आवेश घनत्व भी सिग्मा आ गया। अब जैसे ही दोनों को जोड़ लिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए मान लो इस स्विच से, तो ये जो बड़े वाले का आवेश घनत्व सिग्मा डैश हो जाता है। ठीक है, तो इसका आवेश घनत्व सिग्मा डैश। अब यहाँ क्या होगा, पहले तो इसका सिग्मा डैश है तो इसका भी कुछ अलग आएगा, इसका सिग्मा डबल डैश मान लिया। एक तो अपन लिखते हैं आवेश संरक्षित रहेगा, तो आवेश को क्या लिखा जा सकता है, ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा क्या लिखते हैं बच्चों, आवेश बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ आवेश को लिखा जा सकता है क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूंगा, जो शुरुआत में जो चार्ज है वो क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई 2 आर स्क्वायर। ये तो इनिशियल चार्ज आ गया इन दोनों का, स्मॉल एंड बिग स्फीयर का। बाद में जो बड़े वाले स्फीयर पे सिग्मा डैश और छोटे वाले पे डबल डैश, तो ये सिग्मा डबल डैश 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा डैश 4 पाई 2 आर स्क्वायर। अब यहाँ से सिग्मा ये 4 पाई आर स्क्वायर तो सब जगह से थ्रू आउट गायब हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा बचेगा, यहाँ सिग्मा और साथ में 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, यहाँ सिग्मा डबल डैश और यहाँ 2 स्क्वायर 4 सिग्मा डबल डैश। तो ये जो इक्वेशन आ रही है सिग्मा डबल डैश प्लस 4 सिग्मा डैश इक्वल टू 5 सिग्मा, एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये पोटेंशियल से निकलेगी, मीन्स चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम कराते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल मीन्स दोनों का विभव समान कराते हैं, तो फाइनल पोटेंशियल सेम करा देते हैं। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या लिखता हूं मैं, के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर से पोटेंशियल सेम कराता हूं, तो के और क्यू सिग्मा डबल डैश इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आवेश आ गया, और बटे में आर इक्वल टू के सिग्मा डैश 4 पाई, यहाँ आ जाएगा 2r होल स्क्वायर और बटा में 2r। ठीक है, यहां से बच्चों आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो रिजल्ट आएगा सिग्मा डबल डैश इक्वल टू, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा डैश। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके मेरे को सिग्मा डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं चेक करूंगा तो सिग्मा डबल डैश की जगह लिख दिया 2 सिग्मा डैश प्लस 4 सिग्मा डैश इक्वल टू 5 सिग्मा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 6 सिग्मा डैश इक्वल टू 5 सिग्मा। तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा प्रश्न में पूछा था बच्चों, तो सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा जो है मेरा 5/6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों मेरा 5/6 हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r centimeter apart is F. Force between them when placed in a medium having dielectric constant K equal to 5 at r/5 centimeter apart will be. मीन्स क्या है, निर्वात में r सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो बिंदुवत आवेश Q1 Q2 के बीच बल जो है ना वो F है। ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, दोनों के मध्य जो बल आएगा ना r दूरी पर रखे हुए, तो ये F है। तो ये हो जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल कूलम का नियम, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दिया, इनके मध्य परावैद्युत भर दिया, तो परावैद्युत भर दिया K इक्वल टू 5 का, तो F डैश, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ परावैद्युतांक आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ जो है Q1 Q2 और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो r/5 कर दिया, तो यहाँ r/5 लिख दिया।
ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा, तो ये एक 5 तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 और ये 5, और एफ डैश का जो वैल्यू निकल के आएगा एक 5 और बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो 5 का स्क्वायर है, एक 5 कैंसिल आउट होकर एक 5 ऊपर आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा हो जाएगा 5F। तो यहाँ से अपना जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 5F। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है त्रिज्या R वाले एक गोले पर विचार करें जिस पर एक समान आवेश घनत्व रो है। ये एक पूरा गोला है जिस पर आवेश घनत्व क्या है, रो है। यदि इसमें से R/2 का एक गोला काट दिया जाए, इसमें से एक गोला काट दिया गया है, ये R/2 का, ये R/2 का गोला काट दिया जाए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। शेष भाग के कारण बिंदु A और B पर विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु A रहा और ये बिंदु B रहा, विद्युत क्षेत्र EA और EB के परिमाण का अनुपात बताना है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस R, ये R स्फीयर पूरा R रेडियस का स्फीयर आ गया, विच कंटेन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, पूरे का जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, R/2 इफ ए स्फीयर ऑफ R/2 इज कर्व्ड आउट एज ऑफ इट एज शोन, जैसा चित्र में दिखाया वैसा कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड AB रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट A एंड B ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन का जो चार्ज बचा हुआ है ना, इसके कारण A और B पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ठीक है। तो पहले B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि B पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, और फिर A पे कैलकुलेट करते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ जो बच्चों A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सबसे पहले तो ये जो है ना, ये जो A पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा ये बताता हूँ मैं आपको। तो A पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सिंपल केवीटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो केवीटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ρ/3ε0, और यहाँ होता है दोनों केवीटी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है ρ/3ε0 इनटू ये जो केवीटी कटी हुई है ना, ये C1 और ये C2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ये ρr, ठीक है। तो ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये तो आ जाएगा मेरा ρ/3ε0 इंटू R/2, ये तो मेरा ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बी पॉइंट पे यहाँ पर। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, पहले तो अपन ये पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद जो है ये वाले का नेगेटिव का इस वाले स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बी पॉइंट पे निकाल लेंगे, और फिर दोनों का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। ये वाला प्लस रो मान लिया और ये वाला मैंने माइनस रो मान लिया। तो इस प्लस रो के कारण बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ/R², ठीक है। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका जो चार्ज है, अगर इसका जो चार्ज है वो Q1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा वो मैंने, इसका जो चार्ज है वो Q2 मान लिया, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पे इस Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं ये आ जाएगा K Q1/R² प्लस K Q2 अब ये R इस सिचुएशन में जो R आएगा ना बच्चों, इस सिचुएशन में R ये यहाँ से डिस्टेंस ये वाला लेना होगा, ठीक है। बाहर चला गया ना ये पॉइंट, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस लूंगा मैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा R है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये 3R/, ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये R/2 और ऐड होगा तो 3R/2 होल स्क्वायर, ठीक है। वापस बताता हूँ, देखो क्या है, ये यहाँ से ये R/2 चला गया ना, बस ये R/2, तो टोटल डायमीटर जो था इसका यहाँ से यहाँ तक व्यास 2R, उसमें से R/2 हटा दिया तो ये 3R/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको चेक करते हैं, बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेक करते हैं। अब Q1 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, Q1 को लिखा जा सकता है रो इंटू 4/3 πr³ और बटा में R² प्लस K, Q2 में माइनस रो आ जाएगा और ये आएगा 4/3 पाई, और ये जो R है ना, R की जगह यहाँ R/2 आएगा क्योंकि आधे ही स्फीयर में है ना, आधे स्फीयर, और बटा में ये 9/4 R², ठीक है। अब K को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं और चेक करते हैं ये क्या आ रहा है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या एक R कैंसिल आउट करता हूं तो रो 4π/3, ठीक है, और ऊपर में एक R और बचेगा प्लस यहां माइनस ही रहने देते हैं, ये माइनस आगे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये रो, ये R,
यहाँ आर क्यूब आएगा, तो एक आर तो ऊपर बचेगा, और ये 4/3 पाई रो इंटू 4/3 पाई, और ये एक आर तो चला जाएगा यहाँ से, एक आर यहाँ बचेगा, ठीक है, और 2 का क्यूब हो जाएगा मेरा 8, और बटा में ये 9/4 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं, ये कितना आ जाएगा मेरा, 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो आ रहा है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके कारण आ गया माइनस, इधर से चेक करूंगा तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 पाई से 4 पाई, ये वाले 4 पाई से 4 पाई गए, और ये रो आर और बटा में ये 3 को यहाँ ला दूं तो 3 एप्सिलॉन नॉट गुणा ऊपर क्या बचेगा 1/8, और ये 9/4 ऊपर जाएगा तो 4/9 हो जाएगा क्या बच्चों। तो ये जो बी पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या आ गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बटा 3 एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्या आ जाएगा, 4 से कट गया 2 बार, और 1 बटा में यहाँ 18 आ गया, ठीक है। तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, और ये 1 माइनस 1/18 जो होगा ये 17/18 हो जाएगा। तो मेरा जो एक पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बटा में जो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी रो बटा 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो गायब हो जाएगा, और ये आर वाला फैक्टर भी गायब हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 17/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 18 ऊपर चला गया तो 18 और 17 दूनी 34, तो 18/34 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए तो इसमें लिखा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम 8 पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैप्ट एज शोन। एक पॉइंट चार्ज क्यू तो यहाँ रखा हुआ है 0,0,4 पे, और दूसरा रखा है 0,40 पे, ठीक है, और क्यू का वैल्यू दिया है 0.5 माइक्रोकूलम। मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है ये पॉइंट पी पे करनी है, पॉइंट पी पे का जो कोऑर्डिनेट है वो 300 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन इधर भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में क्या है, चित्र अनुसार रखे गए बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र पता करना है, ये बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र पता करना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना होगा बच्चों, कूलॉम का नियम जो है मुझे विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में लगाना होगा। तो पहला ये वाले आवेश के कारण ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, दोनों ही आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं अपन, ठीक है, दोनों ही आवेश के कारण। तो ये वाला जो है मैंने ये वाले सदिश को R1 सदिश मान लिया, और ये वाले सदिश को मैंने R2 सदिश मान लिया। इन ये जो R1 सदिश है मतलब P के कोऑर्डिनेट में से ये वाले कोऑर्डिनेट हटा दूंगा, और ये वाला सदिश निकालने के लिए इस P में से ये वाले कोऑर्डिनेट हटा दूंगा, तो R1 R2 सदिश आ जाएंगे। और जो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं क्या आएगा, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेक करते हैं जरा, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लिखता हूं क्या आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा ना ये आएगा के क्यू बटा R1 स्क्वायर, यहां लिखना होगा R1 वेक्टर, तो यहाँ क्यूब कर देते हैं, और दूसरा आएगा के क्यू बटा R2 क्यूब, और यहाँ लिख दिया R2 वेक्टर, ठीक है। तो दोनों में ये क्या होगा बच्चों, के क्यू तो कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर जो है, जो R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर का मान यहाँ लिख के बता देता हूं मैं, ये R1 वेक्टर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो R1 वेक्टर मेरा आएगा 3i कैप माइनस 4j कैप। ऐसे R2 वेक्टर निकालूंगा ना तो i कैप में तो i कैप में तो फिर से 3i कैप आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो, और ये 4 जो आएगा मेरा ये k कैप में आएगा। तो R1 R2 को ध्यान रखिएगा, मैं आगे लिख रहा हूँ 3i माइनस 4j, तो यहाँ R1 वेक्टर का वैल्यू आ गया 3i माइनस 4j, ठीक है, ये तो R1 वेक्टर आ गया, और बटा में इसका मैग्नीट्यूड जो है 5 आएगा, तो 5 का क्यूब कर लिया, साथ में के क्यू तो बाहर आ गया, ये आया था 3i, और यहाँ 4k आया था क्या, इसका परिमाण भी, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा क्या, तो यहाँ 5 क्यूब लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k का वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों, k का वैल्यू 9 × 10⁹, और q का वैल्यू दिया है 0.25 माइक्रोकूलम का 10⁻⁻6। एक बार q का वैल्यू चेक कर लेते हैं जरा क्या है, 0.25 माइक्रोकूलम है ना, तो 0.25 10⁻⁻6, ठीक है। अभी 5 की घात 3 को तो बाहर ला दिया थ्रू आउट, 5 की घात 3 125 हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3i और 3i को जोड़ दिया तो 3 और 3i को जोड़ के 6i लिख दूंगा एक साथ, 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है,
ये 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, 9 इंटू एक 3 जीरो यहाँ बचेगी ना, तो इसको 250 लिख दिया अपॉन 125, और ये एज इट इज ब्रैकेट 6 साइन 4j 4k। ठीक है, अब कैंसिल आउट करता हूँ मैं 5 से, तो 5 से कैंसिल सॉरी 25 से, तो 25 से कैंसिल आउट करूँ तो ये 25 से तो ये कैंसिल आउट होगा, 25 से 1 0 और 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। ठीक है, तो डायरेक्ट 2 बार हो गया तो 18 हो जाएगा, 9 2 18, 6 आई 4j 4k, ये 18 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 108 तो आई में हो गया, 18 चौक 72 जे में हो गया और 72 के में हो गया, तो 108 आई जे। इस टाइप का ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। 108 आई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों मेरा, 108 आई के माइनस 72 जे माइनस 72 के, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा क्या है। इन द फॉलोइंग डायग्राम इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लैम्डा कूलम पर मीटर, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर 8 पॉइंट पी इन ईच केस। ठीक है, दोनों ही केस में मेरे को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करके बतानी है। ठीक है, निम्न चित्र में विद्युत आवेश लैम्डा कूलम पर मीटर समान रूप से वितरित है, प्रत्येक स्थिति में बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान बताना है। अब देखो बच्चों ये होगा क्या, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा तो ये वाला जो अनंत वायर है, इस वाले अनंत वायर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं दूसरा चित्र लेके बताता हूँ आपको। ये वाला जो वायर है ना, ये वाला जो वायर है, इसके कारण अगर मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा तो इस दिशा में और इस दिशा में आएगी के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर इस दिशा में आया और के लैम्डा बाई आर इस दिशा में आया। ठीक है, इस वायर पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ऐसी इधर जो वाला वायर है, इधर वाले वायर के कारण जो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लैम्डा, तो इसका के लैम्डा बाई आर तो इधर आएगा और के लैम्डा बाई आर इधर आएगा। ठीक है, और साथ में इधर वाला जो है इस पे माइनस चार्ज है क्या, इस पे माइनस लैम्डा का चार्ज है, तो आर्क के कारण ये जो आधा सर्कल बन रहा है ना, इसके कारण सूत्र क्या लिखते हैं अपन, 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, तो साइन 180 बटा 2 90, तो ये आ रहा है मेरा 2 के लैम्डा बटा आर, और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये साइन 90 का मान 1 हो गया, तो कुल मिला के ये ऊपर वाला नीचे वाले से गायब और ये राइट वाला लेफ्ट वाले से गायब, तो इस सिचुएशन में तो जो पी पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं कितने ऑप्शन में 0 दिया है। तो यहाँ पहला जो है, पहला ऑप्शन में 0, यहाँ इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया है, मीन्स इस वाले का भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरे वाले में तो क्या होगा बच्चों, ये वाला फैक्टर तो ये वाले फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो एक दूसरे से गायब हो गया। अब ये 1/4 का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 1/4 का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इधर इधर आएगा, इन दोनों को ऐड करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लिखेंगे 2 के लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन 90 बाई 2, 90 डिग्री का एंगल था, और इनटू में 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ प्लस चार्ज होने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा। थीटा 90 इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ से क्या आ रहा है, तो ये 2 के लैम्डा बाई आर, इसको 1/√2 लिखा जा सकता है, इंटू 2, ये √2 से यहाँ लिखेंगे तो 2√2 के लैम्डा बाई आर। तो ये इस टाइप का ऑप्शन होगा दूसरे वाले डायग्राम के लिए। तो दूसरे वाले डायग्राम में बच्चों देखूंगा तो यहाँ 2√2 के लैम्डा बाई आर आ रहा है, बट यहाँ ये आर स्क्वायर आने के कारण ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ सर्कुलर रिंग कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज and lies in xy plane with a center at origin of coordinate system. If point 0 0 z the electric field E vector, the which of the following graph is correct? एक वृत्ताकार वलय है, ये इस टाइप से बच्चों एक वृत्ताकार वलय बना दी। ठीक है, इस पर धनावेश है, ये कुछ धनावेश बना दिया, एक समान रूप से वितरित है, xy तल में स्थित है, जिसका केंद्र से निर्देशांक मूल बिंदु पर है, ये मूल बिंदु पर है ना, 0 0 z पर विद्युत क्षेत्र बताना है। मान लो यही z एक्सिस आ गई, तो यहां पर कहीं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र लिखते हैं, के क्यू। ठीक है, ये वाली दूरी z मान ली,
तो के क्यू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, ये वाला सूत्र होता है क्या बच्चों? ठीक है। और यहाँ जो जेड का मान r/√2 होगा, जेड का मान r/√2 होगा ना, तो वहाँ अधिकतम मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड का वैल्यू 0 रखोगे तो भी 0 आएगा। अब जेड का वैल्यू 0 रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। बट ये वाले में क्या है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि r/√2 पे मैक्सिमम, मूल बिंदु पे ओरिजिन पे 0, और एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव। ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर 3 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली on a disk such that surface charge density given as sigma equal to AR, where R is the distance from the center of disk and A का वैल्यू दिया है बच्चों 18 माइक्रोकूलम पर मीटर क्यूब। इफ रेडियस ऑफ डिस्क इज 75 सेंटीमीटर, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, ये डिस्क पे टोटल चार्ज क्या आएगा? एक चकती है, चकती पर असमान आवेश जो है असमान रूप से वितरित है कि सिग्मा का जो मान है AR है, R जो है चकती के केंद्र से दूरी, और A का मान दिया है, चकती की त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है, चकती पर कुल आवेश माइक्रोकूलम में लगभग कितना होगा? ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या करना होगा, पहले तो ये एक चकती बना लेते हैं बच्चों। ये इस चकती पे जो आवेश है, अब इस चकती पे जो आवेश वितरण है यह असमान है, इसलिए अपन क्या करेंगे, R दूरी पर जाके एक ये इस टाइप की एक वलय लेंगे और इस वलय पर आवेश निकालेंगे, और ये आवेश का समाकलन करेंगे तो मेरे पास जो है कुल आवेश निकल के आ जाएगा। तो किस टाइप से होगा, देखो, आपने ये सिग्मा का सूत्र पढ़ा होगा, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो डी क्यू बटा डी है, तो डी क्यू को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा इंटू डी। ठीक है। अब मेरे को ये जो डी है, इस डी का मतलब ये जो वलय बनाई है ना मैंने लाल कलर से, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr, और वलय की थिकनेस ये जो डी आर विड्थ की है, चौड़ी है। अब कुल आवेश निकालना है तो इसको समाकलन कर दो डी क्यू। ठीक है। सिग्मा की जगह क्या लिखा जा सकता है? ए इंटू आर, 2πr और dr। ठीक है। यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से कैपिटल R, और कैपिटल R जो है ये मेरे को त्रिज्या दी गई है कैपिटल R 75 सेंटीमीटर। तो ये जो Q का मान आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? A का मान तो 18 नियत हो जाएगा, और 2π बाहर, यहाँ R और R स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R की घात 3/3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सारे मान रख लेते हैं। A का मान क्या रखोगे? 18 गुणा 10 की घात -6, 2, पाई का मान 3.14। ठीक है। और गुणा में आर का मान क्या रख दोगे बच्चों? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो 75 बटा ये 1/3 तो यहाँ रख लिया है, और ये हो जाएगा 75/100। तो 75/100 को 3 बार लिखना है क्योंकि ये क्यूब है। ठीक है। अब इसको 75/100 को चाहो तो 3/4 लिख लो, और माइक्रोकूलम में पूछा है ना आवेश, तो यहाँ से 10 की घात -6 है, बाकी को सब आप लोग सोल्व करोगे ना, तो ये लगभग गुणा करने पर 16 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो जो मेरा आवेश हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -6। ठीक है। तो माइक्रोकूलम में जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ रिंग ऑफ रेडियस r हैज चार्ज -q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। ये एक रिंग है बच्चों, इस रिंग पे जो है -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। इसका रेडियस r है। द चार्ज q that should be placed at the center of ring such that electric field becomes 0 at a distance on axis of ring at distance r from the center। ये रिंग के सेंटर से r डिस्टेंस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r। और यहाँ पर जो बच्चों एक और आवेश रखा है, एक और चार्ज जो रखा है ना, वो यहाँ केंद्र पर रखा गया है, रिंग के केंद्र पे। ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इस बिंदु पर ये बिंदु आवेश और ये रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, उन दोनों को बराबर करा देना है। ये स्मॉल क्यू का तो आकर्षण हो जाएगा और इसका प्रतिकर्षण। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, रिंग का x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो वलय का आ रहा है, जो रिंग का आ रहा है, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना चाहिए किसका? पॉइंट चार्ज का। ठीक है। तो रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लिखते हैं? K Q X डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू पॉइंट चार्ज का KQ बटा R स्क्वायर।
ठीक है, ये x की जगह r लिख देना है अगले स्टेप में, k से तो k गायब कर देना है और यहाँ आ जाएगा q, x की जगह r आ गया और नीचे x की जगह r लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2r² घात 3/2 इक्वल टू q(r²). क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये q(r³) और साथ में यहाँ जो स्मॉल q का मान है ना, स्मॉल q का मान कितना दिया हुआ है q/4, यहाँ स्मॉल q का मान रख दिया q/4 और रूट में n, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई किया और ये 2r³ को यहाँ लिखा तो 2r³ 2r² घात 3/2। अब इसको सोल्व करके यहाँ से n निकालते हैं, q से तो q गायब हो जाएगा और इसके बाद जो है ना बच्चों, इसके बाद क्या करना है, q से q गायब, यहाँ जो मेरा r³ आ गया 1/4 रूट में n और ये आ रहा है 2r² और घात 3/2। ये रूट हटाने के लिए यहाँ स्क्वायर करते हैं, ये जो रूट है ना, ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, यहाँ r की घात 3 1/4 रूट n, ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ जो 2 की घात 3/2 लिख दिया और ये r³ आ गया, तो ये r³ से r³ कट गया तो यहाँ 1/4 रूट n 2 की घात 3/2, ठीक है, तो 1 यहाँ 1/16 कर दिया n और ये 2 की घात 3/2 स्क्वायर करूंगा तो 2 की घात 3 हो जाएगा 8, तो n का मान मेरा यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा n = 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम। ये जो बैटरी है ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 0.5 ओम का, ठीक है, डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है पर लिखा हुआ है क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, ये कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्जेस होगा। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से स्टेडी स्टेट मान लेना होगा आपको। स्टेडी स्टेट का मतलब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर तो ओपन हो गया, यहाँ से तो कोई करंट ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो जो करंट होगी वो केवल बैटरी के थ्रू जा रही होगी, बैटरी से नीचे वाले रेजिस्टेंस में करंट जा रही होगी। तो ये तो 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 0.5 ओम का रेजिस्टेंस और बैटरी भी 2.5 वोल्ट की होने के कारण यहाँ जो करंट जाएगी ना, ये सर्किट में यहाँ से 1 एम्पियर की करंट जाएगी क्या केवल, तो ये 1 एम्पियर की करंट जा रही है यहाँ पे। तो अब ये कैपेसिटर के अक्रॉस, ये यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो इस ये वाले जो पैरेलल में होने के कारण, ये पैरेलल में होने के कारण यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा ये 2 ओम के अक्रॉस जो आ रहा है ना, और 2 ओम का IR लिखूंगा तो करंट इंटू 2, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। Q = CV लिख देंगे और C का मान कितना दिया है 2, C का मान कितना दिया है 4 गुणा 2 तो 8। अब ये माइक्रो में है तो मेरा आंसर माइक्रो कूलम में आ जाएगा। 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, with battery remains connected with changes are done in the capacitor which are given in column 1, match the two columns। मीन्स यहाँ हो क्या रहा है बच्चों, एक संधारित्र को बैटरी से जोड़ा गया है, ये संधारित्र आ गया, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ लिया है। अब ये बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, ये संधारित्र जुड़ा ही रहता है हमेशा, मीन्स कैपेसिटर की जो प्लेट है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा हमेशा सेम ही होने वाला है। ठीक है, मीन्स वोल्टेज जो होगा ना कैपेसिटर के अक्रॉस, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, ये हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना। अब चारों पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज हाफ, कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया, तो C क्या लिखते हैं अपन, ε0 A/d। C डैश में क्या आ जाएगा, ε0 A/, यहाँ d/2 करूंगा क्या, तो ये 2C आ जाएगा क्या मेरा। तो ऐसा करने से क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बिकम्स 2 टाइम्स, बिल्कुल कैपेसिटी डबल हो गई ना 2C। तो A में तो जो है मेरा P ऑप्शन आएगा, A में P ऑप्शन आएगा। दूसरा, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर विल बिकम्स 2 टाइम्स, चार्ज स्टोर पहले जो चार्ज आ रहा था Q = CV और बाद में जो Q डैश आएगा यहाँ 2C कर दिया और यहाँ V कर दिया, तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। तो A में जो है मेरा P तो आ ही रहा था, साथ में A में मेरा Q भी आ गया। एनर्जी स्टोर क्या लिखते हैं, हाफ CV²। अब V तो सेम है और ये C को डबल करने से एनर्जी स्टोर भी डबल हो जाएगी क्या। ठीक है, तो इसमें जो है मेरा R भी आ जाएगा क्या। एंड लास्ट ऑप्शन, कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट, नहीं, कैपेसिटेंस डबल होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा।
तो ए ऑप्शन की मैचिंग कराते हैं। ए ऑप्शन में पी क्यू आर कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ए में यहाँ बी क्यू दे रखा है तो ये तो गलत हो गया, ए में आर दिया है ये भी गलत हो गया, ए में आर दिया है ये भी गलत हो गया, पी क्यू आर जो है डी ऑप्शन में दे रखा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ए की मैचिंग कराई है मैंने, अभी बाकी तो कराई नहीं है, ठीक है, बाकी भी करा के चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर तो आ गया फोर्थ ऑप्शन। मेटेलिक स्लैब अगर डाल दोगे तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 होगा, तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा, तो बी में एस आंसर हो गया। क्या देखो बी में एस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज कंप्लीटली फिल्ड बिकम प्लेट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2 लगा दोगे तो के इक्वल टू 2 लगाने से वापस से जो है ना यहाँ पर एक 2 का फैक्टर आ जाएगा क्या, जो अगली बार इसमें जो सी डैश होगा यहाँ 2 का फैक्टर आएगा, जो सी डैश लिखूंगा ना सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यहाँ सी डबल डैश लिख लेता हूँ, तो इसका सी डबल डैश यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डालोगे ना तो फिर से 2c होगा, 2c होगा मतलब प्रीवियस वापस सारे पैटर्न वही बन जाएंगे, पी क्यू आर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी में भी। तो इस टाइप से चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये 14वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या। A parallel plate capacitor has 2 layers of dielectric as shown in figure. This capacitor is connected across a battery. The graph which shows the variation of electric field at distance x. ठीक है, x का वेरिएशन बताना है मेरे को, x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है। तो यहाँ जो वैक्यूम है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ कुछ k का वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो यहाँ जो आ जाएगा सिग्मा बटा k एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कम आएगा थोड़ा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये वैक्यूम का तो ये रहा E1 मान लिया और ये E2 मान लिया, तो E2 कम आएगा, तो ये E1 ये हो गया और ये E2 थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन मेरा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इन दोनों में, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो E2 ज्यादा दे रखा है, तो मेरा बेस्ट पॉसिबल जो है ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ दे रखा है आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सबसे पहले ये वाली लाइन चेक करोगे ना, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन का स्लोप मीन्स डीवी बाई डी एक्स, जिसको आप ढाल बोलते हो, ये ढाल धनात्मक है क्या, और ढाल धनात्मक है और ये कांस्टेंट है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये नेगेटिव कांस्टेंट होगा, क्योंकि डीवी बाई डी एक्स का वैल्यू जो भी रखोगे आप, वैल्यू भी निकाला जा सकता है पर जरूरत नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव कांस्टेंट आएगा। अब चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव दिया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव दिया है ये भी नहीं हो सकता, यहाँ नेगेटिव दिया है, बट अगले वाले में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ना पूरा पूरा ही डीवी बाई डी एक्स 0 आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट दिया हुआ है, नियत है क्या, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा 0 हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ 0 दे रखा है, ये यहाँ डैश डैश है ना, तो ये 0, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लेते हैं क्या है, देखो, अ पॉजिटिव चार्ज Q is uniformly distributed throughout a volume of dielectric sphere of radius r. A point mass having charge Q and mass m is fired towards the center of the sphere with velocity v from a point distance r greater than r. यहाँ से एक चार्ज को फेंका गया है v स्पीड से। Find the minimum velocity so that it can penetrate r/2, means ये r/2 तक पहुंच जाए यहाँ पर distance. Neglect any resistance other than electric interaction. Charge on small mass remains constant throughout the motion. हिंदी में भी समझा देता हूँ क्या है, आर त्रिज्या का एक परावैद्युत गोले के आयतन में धनात्मक आवेश Q वितरित है, इस पूरे को Q आवेश दे दिया गया है, एक बिंदु द्रव्यमान Q, यहाँ से Q आवेश को V वेलोसिटी दिया, m द्रव्यमान, एक बिंदु द्रव्यमान Q आवेश और द्रव्यमान m को गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित एक बिंदु से V से गोले के केंद्र की ओर फेंका जाता है। न्यूनतम वेग v ज्ञात कीजिए ताकि गोले के केंद्र से r/2 यहाँ r/2 तक भेज सके। अन्योन्य क्रिया नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, और आवेश जो है स्थिर रह गया, छोटे द्रव्यमान पर जो आवेश है। अब इस प्रश्न में क्या करना होगा बच्चों, मुझे यहाँ से लगा के इस बिंदु से लगा के इस बिंदु तक ऊर्जा संरक्षण लगाना है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लिख लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, MEC मीन्स शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² और शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वहां का जो आवेश है KQ/R, ठीक है। बाहर वाले बिंदु का जो आवेश, बाद में काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, और बाद में ये आवेश जो है वो r/2 पे आवेश चेक करते हैं, r/2 मतलब
देखो शुरुआत में तो मैंने क्या करा कि इस बिंदु पर ऊर्जा लिखी है ना, तो ऊर्जा क्या लिखी है, Q गुणा V। तो Q ये आवेश को फेंका जा रहा है, इस बिंदु का विभव लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ R/2 अंदर का विभव लिखते हैं। तो ठोस गोले के अंदर जो विभव है वो कैसे लिखते हैं, देखो जरा। तो ये होता है KQ बटा 2R³ ब्रैकेट में 3R², और यहाँ स्मॉल r² आता है, तो स्मॉल r², ये तो मेरा सूत्र है। ठीक है, अब ये स्मॉल r जो है ना, ये स्मॉल r दूरी कहाँ से होती है, केंद्र से, और क्वेश्चन में केंद्र से दूरी कितनी दी है, R/2। तो स्मॉल r की जगह यहाँ R/2 लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा R² बटा 4। ठीक है, अब इसको पूरे को सोल्व करके v का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 mv², इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, k कैपिटल Q स्मॉल q बटा 2R³, और ये हो जाएगा 4 × 12 11/4 आ जाएगा क्या, 11/4 R² माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बटा r। अब जैसा कि ऑप्शन में 4πε0 पैटर्न पर आ रहा है ना, तो k का वैल्यू रख लेंगे अपन और यहाँ से v का मान निकालेंगे ना। तो ये चेक करते हैं, 1/2 mv², ये k को तो 1/4πε0 लिख लिया मैंने, और कैपिटल Q स्मॉल q को कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये मेरा हो गया 11/8। ठीक है, 11/8 r माइनस 1 स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ m का इधर डिवाइड हो गया, v का मान चेक कर लेते हैं, ये 4 से ये 2 कटेगा, तो 1/2πε0 कैपिटल Q स्मॉल r को यहाँ से कैपिटल R को बाहर ले दूँ तो यहाँ 11/8 बचेगा, और यहाँ कैपिटल R बटा स्मॉल r हो जाएगा, और ये v² का रूट लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन चेक कर लेते हैं चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो ये 1/2 यहाँ आ रहा है क्या बच्चों, 2π, बाकी 11/8 स्मॉल कैपिटल R बटा r। ठीक है, यहाँ तो r आ ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ 4πε0 आ रहा है और अपना 2πε0 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में आप चेक कर लो, 11/8 माइनस कैपिटल R बटा स्मॉल r, तो 11/8 माइनस कैपिटल R बटा स्मॉल r। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं जरा क्या है। फिगर शोज अ पार्ट ऑफ सर्किट if all the capacitors have a charge of a capacitance of 2 microfarad then charge on C1 C2 C3। ये जो कैपेसिटर है ना, ये C1 रहा, ये C2 रहा और ये C3 रहा, इन तीनों पर चार्ज की कैलकुलेशन करनी। एक परिपथ का ये भाग है, यदि संधारित्र सभी संधारित्र 2 माइक्रोफेरेड के C1 C2 C3 पर आवेश बताना है। कैसे आवेश निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ है ना, इस प्रश्न में जो आवेश निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस बिंदु का जो विभव है ना, वो इस बिंदु का विभव मैंने x मान लिया। अब इस बिंदु का विभव x है, तो यहाँ से इधर जो आवेश जा रहा होगा, ऊपर से जो आवेश जा रहा होगा और इधर जो आवेश जा रहा होगा, ये सारा आवेश मिला के 0 मान लिया। ठीक है, किसी भी बिंदु से जाने वाली धारा 0, तो ऐसे ही किसी भी बिंदु से जाने वाला कुल आवेश 0 मान लिया। ठीक है, अब सोल्व कैसे होगा, इस बिंदु से इधर जो आवेश होगा Q = CV लिखता हूँ मैं। C तो क्या है, धारिता, और V क्या है, विभवांतर। तो इधर जो आवेश जा रहा होगा और इधर जो आवेश जा रहा होगा, इधर जो आवेश जा रहा होगा, इन सभी का योग 0 होगा। ठीक है, तो इधर जो जाने वाला आवेश है वो क्या लिख दिया, C गुणा x - 8। ठीक है, ऊपर जाने वाला आवेश C, अच्छा C1 C2 C3 सभी के मान 2 माइक्रोफेरेड है, यह आ जाएगा x - 2 ऊपर जाने वाला आवेश। अब इधर जाने वाला आवेश C। अब ये वाले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर लिखूंगा ना, तो यहाँ का विभव अगर x है तो यहाँ का x - 2 हो जाएगा क्या, यहाँ बैटरी लगी हुई है ना, तो ये हो जाएगा मेरा x - 2 और -3, यहाँ का विभव x - 2 तो ये रहा, और 3 ये रहा। ठीक है, और इंटू C बराबर 0। ठीक है, ये C इंटू विभवांतर, तो C तो सब जगह से गायब हो गया। यहाँ से आ गया x - 8, x - 2, x - 5, 0, 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, और 8 2 10 और 5 15 राइट में गया, मतलब x का मान मेरा 5 वोल्ट आ रहा है। अब x का मान अगर मेरा 5 वोल्ट आ जाता है, ठीक है, अगर मेरा x का मान 5 वोल्ट आ गया, तो ये जो x का मान 5 वोल्ट आ गया, तो C1 पर जो है ना, C1 पर कितना आवेश आ रहा होगा ये चेक करता हूँ। पहले जो C1 है ना, ये जो C1 है, इसके सिरों पर जो आवेश है Q = C गुणा V1 कर दिया, तो C का मान तो 2 दे रखा है। अब V विभवांतर देख करते हैं, यहाँ का 5 वोल्ट आंसर आया अपना, तो 5 और 8 का अंतर 3 आ रहा है, तो 3 दूनी 6,
तो 6 माइक्रोकुलाम आवेश आ गया पहले वाले संधारित्र पे। तो 6 माइक्रोकुलाम यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, बाकी ये दो गलत हो गए। ठीक है, अब अगर C2 में चेक करूं मैं, C2 ये रहा क्या, C2 पे जो है Q2 C इंटू V2, तो फिर से 2 और विभवांतर यहाँ 2 है, 5 और 2 का फिर से अंतर 3 आया गया, तो इस पे भी 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 5 ही आ रहा है। अच्छा, लास्ट वाले में 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ का विभवांतर 5 है और यहाँ का 5 में से 2 कम होगा, तो यहाँ का 3 वोल्ट और यहाँ का भी 3 वोल्ट, तो विभवांतर ही 0 आ गया क्या, तो विभवांतर 0, तो CV3 में C इंटू 0 करोगे तो आंसर 0, ये C3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आ गया, हैविंग चार्ज क्यों, इसको चार्ज क्यों दे दिया, इज सराउंडेड बाय ये अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल शेल, एक शेल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड सॉलिड स्फीयर आउटर सरफेस द होलो स्फीयर, इन दोनों का जो विभवांतर है ना, ये वीव है, मतलब यहाँ का वीवो वी मान लूँ, यहाँ का V2 मान लूँ, तो ये V1 माइनस V2 का जो विभवांतर दिया है ये V दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा ये जो विभवांतर होता है ये बाह्य है, ये इस पर कितना आवेश है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगली लाइन में यही लिखा है इसने, इफ द शेल इज नो गिवन चार्ज -4q द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से वही रहेगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ क्या है, एक ठोस चालक गोले को क्यों आवेश दिया है, ये ठोस चालक गोले को क्यों आवेश दे दिया, एक अनावेशित चालक खोखले गोलाकार कोश से गिरा हुआ है, ये खोखले कोश से गिरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ठोस गोले की सतह और खोखले कोश की बाहरी सतह के बीच विभवांतर V1 है, इस ठोस गोले की सतह और कोश के बीच का विभवांतर V है। अब ये गोली कोश को -q और माइनस आवेश दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाहर वाले को आप कितना ही आवेश दे दो, विभवांतर तो नियत ही रहता है। ठीक है, तो आंसर जो है मेरा इसका V ही रहने वाला है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या दिखा है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है ना, वो D है। टू स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 विद, ये वाली 2 स्लैब और डाल दी उसके अंदर, मींस ये जो दूरी है ना, टोटल दूरी, ये तो D है, एक स्लैब तो K1 की डाल दी है। ठीक है, और दूसरी स्लैब जो है K2 की डाल दी, ये दूसरी स्लैब जो है K2 की डाल दी, ये K2। ठीक है, बाकी हवा बचेगी क्या, तो ये K1। इससे क्या हुआ, इन सब के करने से इसकी कैपेसिटी डबल हो गई, जो शुरुआत में कुछ नहीं डाला गया था उससे, तो जो शुरुआत में कैपेसिटी थी ना वो C मान लेते हैं, तो जो शुरुआत की कैपेसिटी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है अपॉन D। ठीक है, और ये जो C इक्वलेंट लिखूंगा मैं, C इक्वलेंट क्या लिखते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट है बटा में D1 बटा K1 प्लस D2 बटा K2 प्लस D3 बटा बाकी बचे में कुछ नहीं भरा, तो एयर है तो 1 मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी D3 का मान भी निकाल लेते हैं, D3 कितना हो जाएगा, D माइनस पहले 3D बटा 8 माइनस D बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरा 8D माइनस 3D माइनस 4D, तो ये आ जाएगा मेरा D/8। ठीक है, अब ये जो C इक्वलेंट है ये क्वेश्चन में दिया है, ये 2C हो जाता है। ठीक है, और 2C तो 2 और C का ये वाला मान रख दिया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ D1 का मान रखता हूँ, तो 1 और बटा में D1 का मान कितना है, D1 का मान 3D/8, तो 3/8 K1, वो D तो कैंसिल आउट हो जाएगा, D2 का मान D/2, तो 1/2 K2, और लास्ट में जो D3 का मान है, D3 का मान यहाँ से निकाला है, ये आएगा मेरा D/8, इसको हल करना, D/8 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना मुझे K1 का वैल्यू पता करना है, किसका वैल्यू पता करना है, K1 का, और K1 और K2 में एक संबंध दिया हुआ है क्या, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं जरा। इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, पहले जो है 1 बटा K1 का मान तो पता करना है, तो 1 बटा ये आ रहा है 3/8 K1। ठीक है, प्लस ये K2 का मान चेक कर लेते हैं, K2 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां से ये जो K2 है ना, इस K2 को क्या लिखा जा सकता है, K1 इक्वल टू 1.25 K2, तो K1 इक्वल टू 5/4 K2, तो K2 की जगह क्या लिख दूंगा, 4/5 K1। ठीक है ना, तो यहां से K2 की जगह क्या आ जाएगा, ये K2 की जगह 4/5 K1 लिखूंगा ना,
तो हो जाएगा ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बटा में आ जाएगा, यहाँ K2 की जगह लिखेंगे 4K1, तो यहाँ हो जाएगा 8K1 और D/8 का 1/8 बचेगा और 2, ये 1/8 बचेगा, D तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है देखो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 बराबर 2, ये हो रहा है 3/8 K1 प्लस 5/8 K1 प्लस 1/8, ठीक है, तो ये 3/8 और 5/8 तो हो जाएगा 8/8 K1, तो 1 बराबर 2, ये 8/8 को 1/K1 लिख दिया सिंपल, प्लस 1/8, ठीक है, तो ये 1/2 1/K1 प्लस 1/8, ठीक है, ये तो 1/2 माइनस 1/8 इक्वल टू 1/K1 आ गया। यहां से अगर सोल्व करेंगे इसको तो ये जो हो जाएगा 1/8 1/2 माइनस 1/8 इक्वल टू 1/K1, एलसीएम आ गया 8, यहाँ 4 माइनस 1 1/K1, तो K1 का जो मान हो गया 8/3 आ गया, 8/3 मतलब 2.67 के लगभग, ठीक है। अब चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कि 2.67 जिस भी ऑप्शन में आ रहा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के N1 कैपेसिटर है, सभी का वैल्यू C1 है, चार्जेज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V, व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, सभी का कैपेसिटी C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन सभी का जो है ना सेम एनर्जी आ रहा है, देन आपको बताना है क्या, C2 का वैल्यू पता करके बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो देखो पहले तो जो है ये सीरीज में C1 है, तो उनका जो एनर्जी है, सीरीज वाले का जो एनर्जी है वो पैरेलल वाले के बराबर है, तो इधर मैं सीरीज का लिख रहा हूँ, इधर पैरेलल का लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो सीरीज में हाफ, अब ये C1/N1 लिख दिया, C1/N1, क्योंकि कैपेसिटर में C/N हो जाएगा, और पोटेंशियल कितना 4V का होल स्क्वायर, इधर लिखा हाफ, ये जो कैपेसिटर है N2 पैरेलल में जुड़े हैं क्या, तो पैरेलल में N2 इंटू C2 आ जाएगा और V स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से V स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, हाफ भी गायब हो जाएगा, ये C/N1 और यहाँ 16 और यहाँ N2 और यहाँ C2, तो ये N2 को इधर ला दूंगा तो C2 का जो मान आ गया मेरा, C2 का मान क्या हो जाएगा 16 C1 और बटा में N1 N2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, ए स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर एज शोन इन फिगर, द कैपेसिटेंसी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा बच्चों आपको पता होगा ये जो बाहर वाली जो त्रिज्या है ये आपको प्रश्न में R1 दिया है, अंदर वाली R2 दिया है, ठीक है। अब इसका जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा ये होता है 4πε0, जैसे अगर सिंपल केवल विलगित होता एक ही कैपेसिटर होता तो आंसर ऐसा 4πε0 आ रहा होता, केवल ऐसा ही होता तो, ठीक है। और अगर ये बाहर वाले को 2 कैपेसिटर लगा के बाहर वाले को बहुसंपर्कित कर दिया जाए, अर्थ कर दिया जाए, तो जो मेरा आंसर हो जाता है सी का, यहाँ क्या हो जाता है R1 R2 और बटा में R1 - R2, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है क्या ऐसा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, इसको जो है वृत्ताकार संधारित्र बोलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है बच्चों कि 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ एरिया, इन प्लेट के जो एरिया दिए हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट का जो एरिया है ना ये 2.5 है, ये डिस्टेंस 6 मिलीमीटर है दोनों के बीच का, यहां से लगा के यहां तक का, इन दोनों को अर्थिंग किया गया है, इसको भी अर्थिंग किया है और इसको भी अर्थिंग किया गया है। तीसरी प्लेट बीच में एक रख दी, वो आइडेंटिकल है, मतलब उसका एरिया भी वही है, ठीक है। 2 mm नीचे है, ये 2 mm है तो बचा जो 4 mm, और फ्रॉम वन ऑफ द अर्थ प्लेट, ठीक है, गिवन एंड इज गिवन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, इसको जो है ना ये दूसरी वाली प्लेट को 1 कूलम का चार्ज दे दिया जाए, पोटेंशियल ऑफ द सेंटर प्लेट, ये सेंटर वाली प्लेट, मतलब यही प्लेट का जो मुझे पोटेंशियल बताना है कितना हो, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर तो ये ऊपर बन रहा है, ये वाला कैपेसिटर C1 और ये वाला कैपेसिटर C2, ठीक है। अब ये जो C1 C2 है इनके मान भी लिख लेंगे कि जो C1 C2 कैसे हैं, समांतर में है या श्रेणी में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, ये बताता हूं आपको। तो देखो यहाँ तो 0 वोल्ट है
और यहाँ भी 0 वोल्ट। तो मतलब जो C1 और C2 है ना, दोनों ही कैपेसिटर का एक टर्मिनल तो 0 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक कैपेसिटर C1 और ये दूसरा कैपेसिटर C2। ठीक है, इन दोनों का एक टर्मिनल तो 0 वोल्ट पे जुड़ा हुआ है। मान लो मैंने यहाँ ऐसी बैटरी बना दी है इस टाइप की। ठीक है, मीन्स देखो ये वाला जो 2 वाला टर्मिनल है ना, ये 2, जहां ये दूसरी वाली प्लेट है ना, तो ये दूसरी प्लेट, यहाँ भी दूसरी प्लेट है और यहाँ भी दूसरी प्लेट है। ये दूसरी प्लेट दोनों साइड कैपेसिटर का पार्ट बन रही है। ऊपर वाली कैपेसिटर का ये पहली प्लेट है और ये तीसरी प्लेट है। ठीक है, तो कुल मिला के इधर तो 0 वोल्ट आ गया। अगर ये इसका EMF, बैटरी का EMF E है ना, तो यही E का वैल्यू निकालना है क्या मेरे को। ठीक है, केंद्रीय प्लेट का विभव, यही दूसरी वाली प्लेट है ना, दूसरी प्लेट का विभव आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, C इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, पैरेलल में C1 प्लस C2। तो दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर लगा दिया C इक्विवेलेंट का, और यहाँ एक बैटरी लगा दी है V की, और ये बैटरी का EMF ही तो पता करना है। ठीक है, तो यहां से क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, Q इक्वल टू CV लिख लिया, Q इक्वल टू CV। अब ये तो 1 कूलम है, C इक्विवेलेंट को C1 प्लस C2 लिख लिया, और ये V जो है ये E है, ये पता करना है। अब C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो दोनों का सेम है, अपॉन में यहाँ D1, एप्सिलॉन नॉट, एरिया दोनों का सेम है, अपॉन में यहाँ D2 इंटू E। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन नॉट है कॉमन, 1 बटा D1। D1 जो है मैंने कौन सा वाले कैपेसिटर के लिखा है, C1 के लिए, और उसका 2 mm का डिस्टेंस है क्या, और दूसरे वाले के लिए 4। ठीक है, तो यहाँ 2 mm को बदल दिया, प्लस इसका 4 इंटू E। ठीक है, अभी एप्सिलॉन नॉट और एरिया जो है उसका वैल्यू रख के यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया आपको 2.5 दिया हुआ है क्या, एरिया चेक करो जरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2.5 है क्या एरिया सभी प्लेट का। ठीक है, अब यहाँ से ये 1000 जो है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 डिवाइड बाई 2, ये 500 हो जाएगा, और ये 1000 डिवाइड बाई 4, ये 250 हो जाएगा E। अब यही E का वैल्यू तो पता करना है, तो यहाँ डिवाइड में ला देते हैं सब, 8.85 10⁻12 इंटू 2.5 इंटू 750। ठीक है, इक्वल टू E। यहाँ से सोल्व करोगे आपका, तो यहाँ से जो है ना, इन सभी को सोल्व करने पे जो E का वैल्यू है लगभग कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 10⁻12 को ऊपर ला दोगे तो प्लस हो जाएगा, और बाकी 10⁻6 के अलावा जो 10⁻5 बचेगी, 10⁻5 में इन सबका डिवाइड करोगे ना, तो लगभग ये 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 चेक करते हैं। 24 में क्या है, 5 रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम के, ये वाला 10 ओम ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तुल्य प्रतिरोध बनाना है। तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों का तो 20 हो जाएगा, इन दोनों का भी 20 हो जाएगा, फिर ये वाला 20, ये वाला 20 और ये वाला 10 जो है, ये सब समांतर में है। तो 20 और 20 का समांतर में 10, और 10 और 10 का समांतर में जो बचेगा 5 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है मेरा 5 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन करंट फ्लोइंग 25 वोल्ट, ये जो सेल है ना, इस सेल से कितना करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, यहां अगर मैं 0 वोल्ट का मान लेता हूं, तो यहाँ ऊपर में जो 25 वोल्ट आ जाएगा क्या, क्योंकि सेल है और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ इन सभी पॉइंट्स पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा क्या, 0 वोल्ट। इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल जो है ना, ये मेरा 0 वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर वाले सभी पॉइंट्स में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो है मेरा 25 वोल्ट, यहाँ भी 25 वोल्ट, सभी जगह पे 25 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से देखते हैं जरा, ये 25 वोल्ट है, इधर नीचे आने पे 10 वोल्ट कम होगा, तो यहाँ मेरा 15 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। यहाँ 25 है, नीचे आने पर 5 वोल्ट बढ़ गया, तो यहाँ मेरा 30 वोल्ट आ गया। यहाँ 25 है, 20 से कम हो गया ना, तो यहाँ मेरा 5 वोल्ट बचेगा। 25 है और ये 30 से बढ़ गया, तो यहाँ मेरा 55 वोल्ट आ गया। ये तो मैंने सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख दिए। अब करंट फ्लो चेक करते हैं। ऑम्स लॉ लगा लिया, V इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आ रहा है कितना, 15, और रेजिस्टेंस है 5, तो यहाँ का 3 एम्पियर का करंट नीचे जा रहा होगा, और यही 3 एम्पियर का करंट इधर जा रहा होगा। अगेन ये 30 का डिफरेंस है और 10, यहाँ भी 3 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। अब इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगाऊंगा, इधर से 3 आया, इधर से 3 आया, तो यहाँ से 6 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ तो 1 ही एम्पियर की करंट जा रही होगी,
तो ये 6 और 1, ये इधर की जो करंट होगी ये 7 एम्पियर होगी। ठीक है, इधर से 55 में 11 का भाग लगाया, ठीक है ना, तो ये 5 एम्पियर की करंट आ गई। तो कुल मिला के जो है 7 और 5 जो है यहाँ से 12 एम्पियर करंट आ गई, और यही 12 एम्पियर जो करंट है मेरी बैटरी से भी जा रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सेल से प्रवाहित होने वाली धारा 12 एम्पियर हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है देखो, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 0। बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेना, ये रहा बी पॉइंट, इसका पोटेंशियल क्या मान लेना आपको, 0। द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी विल बी, ए का पोटेंशियल क्या होगा ये चेक करते हैं पहले। ठीक है, ए पॉइंट यहाँ रहा क्या, तो यही 2 एम्पियर की करंट यहाँ जा रही होगी, तो ohms लॉ क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो ohms लॉ क्या है, ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब बी का पोटेंशियल तो 0 मानने को बोला है, तो ए का पोटेंशियल डायरेक्ट 6 वोल्ट आ गया, तो ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट मेरे चौथे ऑप्शन में दे रखा है क्या बच्चों। ठीक है, तो ये 3 में ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, अब डी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है, चौथा ऑप्शन आ जाएगा, पर अगर चेक करना चाहें तो डी का पोटेंशियल कैसे चेक करना है, देखो यहाँ से ये जो है ना, ये बी, V इक्वल टू आई आर लगाता हूँ फिर से बी और सी के बीच में, तो यही 2 एम्पियर की करंट यहाँ आ रही होगी। ठीक है, तो बी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल इक्वल टू 2 इंटू 3, बी का पोटेंशियल माइनस सी का पोटेंशियल, ये 6 आ गया, बी का पोटेंशियल 0 मान लेना है, 6 इक्वल टू 6, तो सी पॉइंट का जो पोटेंशियल है तो मेरा -6 वोल्ट आ गया। अब सी का नहीं निकालना है, यहाँ डी का निकालना है, तो सी का पोटेंशियल कितना है मेरा, -6 वोल्ट। अब इधर जाने पे +3 वोल्ट इंक्रीज हो जाएगा क्या बैटरी के कारण, तो यहाँ -3 वोल्ट आ जाएगा, तो डी का -3 वोल्ट आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, एज आर इज इंक्रीज्ड प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर इज गिवन बाई। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई आंतरिक प्रतिरोध आर एक बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ा हुआ है, आर को बढ़ने पर आर के सिरों पर जो विभवांतर का ग्राफ है वो पता करना है। ठीक है, पहले इसका चित्र बना के देखते हैं, चित्र किस टाइप से बनता है। ये एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और ये आर, ये इस आर को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो इसी के खुद के सिरों पर जो विभवांतर है वी, उसका ग्राफ चेक करना है। तो यहाँ जो धारा आई मान ली, तो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर ohms लॉ, तो V आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, E बटा स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू आर। ठीक है, ये ऐसा। अब अगर मैं R का मान 0 करूंगा बच्चों, R का मान 0 करते हैं, मान लो R का मान 0 कर दिया तो V 0 आएगा। ठीक है, विभवांतर, तो ये वाला ग्राफ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बचे इन चारों में से एक होगा। ठीक है, अब ये R को बढ़ाऊंगा और V का जो ग्राफ है वो किस टाइप से आएगा ये चेक करते हैं। ठीक है, यहां अगर इसको ये जो V आया ना, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, E, ये R को नीचे लाऊं तो स्मॉल r बटा r प्लस 1, ये r बटा r 1 हो गया। अब मैं यहां से R को अनंत करता हूं, R को क्या कर दूं बच्चों, अनंत। अगर मैं R को अनंत करूंगा तो स्मॉल r बटा r जो होगा ना, स्मॉल r बटा कैपिटल R, ये शून्य होगा, और ये शून्य होगा तो V का मान मेरा E हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत R जब अनंत हो जाएगा तो V का मान E के बराबर होना चाहिए, तो R का मान अनंत हो जाएगा तो ये V का मान E के बराबर हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अनंत तक ग्राफ जा ही नहीं रहा और ये अनंत तक जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 100 वोल्ट बल्ब B1 एंड 260 वोल्ट बल्ब B2 एंड B3 आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स। ये B1, B2 और B3 जुड़े हुए हैं एज शोन इन फिगर। W1, W2, W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ B1, B2, B3। तीनों बल्ब की पावर दी हुई है W1, W2, W3, तो उनमें क्या संबंध होगा ये पता करना है। ठीक है, पहले तो ये चेक करते हैं इन बल्ब में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है। ठीक है, ये जो 100 वाट का बल्ब है B1, और ये B1 तो 100 का है, और B2 और B3 60-60 के हैं, तीनों को 250 से जोड़ दिया, तीनों की शक्तियां W1, W2, W3 दिया है, तो इन शक्तियों में संबंध तब निकालेंगे, पहले तो प्रतिरोध निकालते हैं। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है अपना V²/P। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध आएगा B1 और B2 का, जो ये B1 है ना, B1 का जो प्रतिरोध है वो R1 मान लिया, R1 का वोल्ट ज्यादा है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, तो R1 का प्रतिरोध कम होगा R2 से, और R2 और R3 का बराबर बराबर होगा क्योंकि वो तो समान रहे। ठीक है, अब ये B1 और B2 में किस में ज्यादा ऊर्जा हानि होगी
ये चेक करते हैं आउटपुट चेक करने के लिए। तो ये B1 और B2 जो है, B1 एंड B2 ये मेरे सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में पावर जो लिखेंगे I²R, ठीक है। I दोनों में सेम है तो जिस R के समानुपाती, तो जिसका R ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो R1 और R2 में अगर मैं तुलना करूं तो P1 जो होगा कम होगा और P2 ज्यादा होगा। तो P1, अब इसने W बोला है तो W1 लेस देन W2 ऐसा भी लिख सकता हूं। तो W1, ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्या, दूसरा सही हो सकता है, ठीक है, और तीसरा गलत, चौथा भी गलत। तो W1, अच्छा दूसरा गलत हो गया, ये तीसरा और चौथा इन दोनों में से एक सही हो सकता है, तीसरे और चौथे में से W1 लेस देन W2। अब ये B1 और B3 को चेक करते हैं। B1 और B3 को किस टाइप से चेक करना होगा, ये जो B1 है ये वाला बल्ब B1 और ये B3 को अपन जो है ना शक्ति ऐसे चेक करते हैं, P = V²/R से, ठीक है। अब इन दोनों का R तो सेम है, इसका जो R है वही R इसका भी है क्या, तो प्रोपोर्शनल टू V² कर देता हूं। तो ऑब्वियसली ये जो B2 है ना, ये वाला जो है ना, इस पे जो है बच्चों क्या होगा, यहां पर इसका विभवांतर इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि ये यहां से जो 250 वोल्ट आ रहा है, ये B3 पे तो पूरा का पूरा 250 आ रहा है ना, इस पे 250 से कम आ रहा है, इसका मतलब जो W3 है वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका विभवांतर ज्यादा है। तो W3 ग्रेटर देन W2, ठीक है। तो W3 ग्रेटर देन W2, यहां तो बराबर बराबर बोला है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब W3 तो सबसे ज्यादा हो गया, फिर W2 है ही सही, और वहां से रिलेट करोगे तो W1 सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 12 सेल्स, 12 सेल जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं देखो, 12 सेल्स ईच हैविंग सेम EMF, सबका EMF सेम है E, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड केप्ट इन क्लोज बॉक्स। सम ऑफ सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, पता नहीं कितने गलत जुड़ गए हैं। दिस बैटरी ऑफ सेल्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर एंड 2 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल विद द, दो श्रेणी में, ठीक है ना, दो श्रेणी में सेल और जोड़ दिए गए हैं और साथ में एमीटर भी जोड़ा गया है। करंट इज 3 एम्पियर, करंट का जो वैल्यू है 3 एम्पियर है, ठीक है। जब सेल एंड बैटरी एड ईच अदर, मीन्स वो जो सेल है, ठीक है, वो एक दूसरे का, सेल और बैटरी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ना, तो 3 एम्पियर की धारा है। और जब वो एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो जो धारा है वो 2 एम्पियर रह जाती है, ठीक है। तो कितने सेल गलत जुड़े थे ये पता करना है। मान लो X सेल गलत जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने सेल गलत जुड़े हैं, कुल 12 में से X, तो वो जो 12 सेल हैं वो जो इस बॉक्स के अंदर कनेक्टेड है, इस बॉक्स में से कुछ सेल गलत जुड़ गए हैं, ठीक है ना। तो इनका जो 12 सेल रहेंगे ना, तो 12 सेल का जो EMF है वो निकालता हूं मैं। X गलत हो गए तो 12 - X बचे, ठीक है, 12 - X, और फिर एक बार और X घटेगा क्योंकि वो X वाले गलत जुड़ गए, तो उनका EMF ये आ गया, ठीक है। फिर जब वो बाह्य 2 सेल, ये जो 2 सेल हैं, ये 12 सेल के अलावा जो 2 सेल और जोड़े गए ना, वो दोनों सेल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब सहयोग कर रहे हैं, तो +2E, ठीक है। तो ये, और ये जो 2 सेल जो सहयोग कर रहे हैं, ये 2 सेल और बना दिए मैंने, ये 2 सेल, ठीक है, और यहाँ कुछ प्रतिरोध होगा जिससे जोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रतिरोध से जोड़ने पर जो धारा आ रही है ना, वो कितनी आ रही है, 3 एम्पियर की, ठीक है। तो यहाँ बटा करके R कर दिया, तो ये धारा आ गई मेरी 3 एम्पियर की। इसी में 12 - X इंटू E, विरोध करेंगे तो -2E बटा में R। अब धारा 2 एम्पियर की बच गई, ठीक है। अब इन दोनों को भाग लगा देते हैं और X का मान निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को भाग लगा के X का मान कैसे निकालना है देखो, राइट हैंड साइड में तो 3/2 हो जाएगा, ये डिवाइड वाला R चला जाएगा, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 12 - X +2, E भी गायब हो जाएगा, 12 - X -2 = 3/2। तो 12 और 2 तो कितना हो गया, 14, 14 - 2X, 10 - 2X बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 14 दूनी 28, 4X 30, 6X, ये 6X इधर जाएगा तो 2X और 2X का मान 1 आ गया। मतलब जो है ना, एक सेल मेरा गलत जुड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, ये 12 - X समझ में आया ना। एक सेल जब गलत जुड़ते हैं ना, मान लो 12 में से एक सेल गलत जुड़ा है, 12 में से, ध्यान से सुनना, एक सेल गलत जुड़ा हुआ है, तो बचे कितने, 11 ही सेल ना। तो 12 - X 11 सेल बचे, तो 11E बचा। अब एक सेल गलत भी जुड़ा है तो उसने माइनस भी कर दिया, तो 11E में से एक और E घटा तो कितना बचा, 10E, मतलब 12 - 2 हो गया ना, 10E, ठीक है। जैसे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है ना, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग, उसी टाइप से है ये।
एक तो नंबर मिल नहीं रहा है और माइनस और हो जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा क्या है। ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। ए और बी के सिरों पर ये 50 वोल्ट की बैटरी मेंटेन रखी है। करंट थ्रो सीडी ब्रांच, ये सीडी ब्रांच से कितनी धारा जा रही होगी ये पता करके बताना है। अब यहाँ पर बच्चों में क्या कर सकता हूँ, ये 1 और 3 समांतर में है, तो समांतर में इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सकता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो इनका प्रतिरोध जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 3/4, ठीक है। और ऐसे इन दोनों का निकालेंगे तो 8/6, ठीक है। तो इन प्रतिरोधों को मैं यहाँ जोड़ता हूँ। पहला जो प्रतिरोध है ये इन दोनों का मिला के तो मेरा 3/4 आया था, और 8/6 3/4, और ये 8/6, ठीक है 8/6 ओम, इसको भी 4/3 ओम लिखा जा सकता है। और यहाँ जो बैटरी है मेरी, ये बैटरी कितनी है 50 वोल्ट की, ठीक है। अब इन दोनों, ये जो दोनों प्रतिरोध है ये श्रेणी में है, यहाँ से ये वाली धारा निकाल लेते हैं, ये धारा कितनी आएगी। पहले इन दोनों का प्रतिरोध फिर से जोड़ते हैं, श्रेणी में 3/4 प्लस 4/3, ठीक है। तो ये जो 12 तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 9, 16 और 9 25/12, ये मेरा तुल्य प्रतिरोध आया पूरे सर्किट का, ठीक है। तो ये जो धारा हो जाएगी 50 25/12, तो ये मेरी 24 एम्पियर की धारा जा रही है। कितनी, यहाँ से जो है ना ये धारा जो है 24 एम्पियर की धारा है, यहाँ से जो धारा आ रही है कितनी है 24 एम्पियर की। अब 24 एम्पियर की धारा, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है V1 वो निकालता हूँ। V1 इक्वल टू I इंटू आर लगाऊंगा तो 24 और गुणा में 3/4 लिखा, तो 4 से कटेगा 6 थी 18 वोल्ट आगे के, तो V1 का मान मेरा 18 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो V2 है, V2 क्या लिखूंगा I इंटू 4/3, ठीक है। तो ये 24/3 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 8, और 8 चौक 32 वोल्ट, ये 32 आ गया। वैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, 50 में से 18 घटा दिया तो 32, ठीक है ना। ये तो मेरा ये वोल्ट आ गया, ये वाला 18 वोल्ट है और ये वाला 32 वोल्ट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपस, ठीक है। ये वाला जो है 18 वोल्ट है और ये मेरा 32 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर ये 18 वोल्ट है तो यहाँ जो धारा जा रही होगी वो 18 एम्पियर जा रही होगी, ठीक है। ये 32 वोल्ट है तो यहाँ जो धारा जा रही होगी वो 16 एम्पियर जा रही होगी। मतलब इस बिंदु पे जंक्शन रूल लगाऊंगा तो CD से जो है नीचे कितनी धारा जा रही होगी 18 इधर 16 इधर, तो 2 एम्पियर की धारा नीचे जा रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें क्या है R1 का मान तो ये 10 ओम दे दिया मेरे को, और R2 का मान, ये R2 का मान मेरे को 8 ओम दे दिया, ठीक है। R3 का मान 4 ओम दे दिया, एंड R4 भी 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोला है बैटरी इज आइडियल, और ये बैटरी 12 वोल्ट की है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। सबसे पहले तो 8 और 8 जो है समांतर में होंगे, तो 8 और 8 का 4 हो गया, और 4 और 4 का 2 हो गया। ये सारे के सारे ही तो समांतर में है, ये पैरेलल में है ना सब, तो इन सब का कितना हो गया मेरा मिला जुला के 8 और 8 का 4, 4 और 4 का 2, 2 और ये जो R इक्विवेलेंट है 10 प्लस 2 12 आ गया क्या, तो 12 ओम तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया, और 12 वोल्ट की बैटरी है तो 1 एम्पियर करंट जा रही होगी। पहला ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहाँ अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ताप के साथ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 ओम दिया हुआ है, ये R0 है, और ये RT है 6.8 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अल्फा का मान पता करना है। ये सूत्र याद होगा आपको, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ RT का मान दिया 6.8 इक्वल टू 2 1 प्लस अल्फा, और यहाँ मेरा आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये 2 का भाग लगाऊंगा तो 3.4 इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फा, एक और घटाऊंगा तो 2.4 80 अल्फा, तो अल्फा का मान हो जाएगा 24/80, तो यही सा 0.10 और हटा देना है, ठीक है। 8 3 आ जाएगा क्या, तो 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं चेक करूंगा तो 3 तो ये आ गया, और 2 0 और ये लगाऊंगा तो 10 की घात -2 आ जाएगा,
तो 3 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। ये पहला इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है, water boils in an electric kettle in 20 minutes after being switched on using the same main supply. The length of heating element should be times of initial length of wire boiled in 15 मिनट। पहले जो है इलेक्ट्रिक केटल में कितनी, पहले 20 मिनट में पानी गर्म हो रहा था। अच्छा, पावर लॉस का जो सूत्र है ये V²/R लगा दिया, ठीक है। अब ये जो V²/R है ये तो शक्ति का है, ठीक है। तो आप जो है ना, ये इसको 20 मिनट में पानी गर्म हो रहा है, मीन्स जो ऊर्जा लिखते हैं ना dq = ms डेल्टा थीटा, ठीक है। ये ही ऊर्जा के कारण पानी गर्म होता है। ये किसके बराबर लिख देंगे, V²/R गुणा T1। अब पानी में कोई परिवर्तन नहीं किया है और वो जो सारा का सारा वही सब कुछ रखा है, मतलब उसी पानी को बॉईल करना है। तो यहाँ जो है ना, ये शुरुआत का प्रतिरोध वही मेन सप्लाई लगाइए, तो V तो वही रहेगा। तो V²/R1 इंटू T1 बराबर V²/R2 इंटू T2 कर लेना है, ठीक है। V² तो गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये T1 जो है 20 मिनट दिया हुआ है, 1/R1 ये 20 मिनट दिया हुआ है, 1/R2 ये 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो R2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं R2 का मान चेक करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R2 जो है 3/4 R1 आ जाएगा। मतलब प्रतिरोध जो है मेरा 3/4 गुना हो जाना चाहिए, जो पहले प्रतिरोध था उसका। अब प्रतिरोध 3/4 गुना हो जाएगा, तो उसकी जो लंबाई है ये रो L2/A 3/4 रो L1/A। तो जो ये लंबाई होगी L2 ये 3/4 L1 हो जाएगी। तो मेरा इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ 16 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सभी 5-5 ओम के हैं। डायग्राम में दिखाया गया है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। करंट इन द ब्रांच ए बी, ये ए बी ब्रांच की करंट मुझे पता करके बतानी है कितनी आएगी, ए से बी वाली ब्रांच की। अब 16 प्रतिरोध है, 4 4 4 और 4। तो सबसे पहले तो ये 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये जो चारों प्रतिरोध है 5 ओम के हैं, तो ये मेरा 5/4 ओम, ये भी मेरा 5/4 ओम, और ये भी मेरा 5/4 ओम, ठीक है। और ये वाला प्रतिरोध भी 5/4 ओम, ठीक है। इस टाइप से कनेक्टेड हो गए। अब मुझे क्या पता करना है, ए बी ब्रांच, मतलब ये वाली ब्रांच की करंट चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रांच से तो मतलब है ही नहीं। सबसे पहले ये जो करंट है ना, ये जो 24 वोल्ट है, ये वाली करंट निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। ये तीनों सीरीज में तो 15/4 हो जाएगा। तो ये वाली जो धारा आएगी आई करंट, वो कितनी हो जाएगी 24 और बटा में इन तीनों का श्रेणी में कितना हो जाएगा 15/4, ठीक है। तो ये जो करंट आ गई 24/15 और गुणा में 4, ये इतनी करंट आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो करंट जा रही है ना, ये जो करंट है ये तो इस 5/4 पूरे से जा रही है। इसकी जो करंट जाएगी ना, इसमें जाने वाली जो करंट है वो आई डैश मान ली मैंने, और ये आई डैश जो है वो I/4 हो जाएगी, आई डैश I/4, और I/4 करूंगा तो कितना आ जाएगी 24/15 एम्पियर। कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कटेगा 8, 3 से कटेगा 5, तो यह हो जाएगा मेरा 1.6 एम्पियर इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, 6 वोल्ट बैटरी इज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल एसी। ए और सी के बीच में 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बच्चों एक्चुअली क्या है ना, इसको प्रतिरोध को थोड़ा ऐसे घुमा के लगाओगे ना आप,
होगा क्या बच्चों, ये जो चित्र है ना, इसमें अगर आप यहाँ से इसको नीचे से ऐसे घुमा के देखोगे ना, तो ये जो है, ये जो 15 है, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में अनुपात जो है ना वो बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो बी और डी का जो पोटेंशियल बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था बैलेंस कंडीशन होगी। ठीक है, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, E1 E2 जो है ऐसे कनेक्टेड है। E1 का ये जो E1 है ये 9 वोल्ट का है एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है, और E2 जो है ये 7 वोल्ट का है और इसका 7 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है ना, तो ये जो करंट आ रही होगी ये धारा I, ये जो धारा I है ये कितनी होगी निकालता हूँ पहले। तो I का जो मान होगा ये 9 में से 7 को हटा दिया तो 2, और बटा में इनका प्रतिरोध जोड़ूंगा तो कितना आ गया 10, ये तो मेरी धारा आ गई। ठीक है, अब ये धारा ऐसे ऐसे जा रही है तो मुझे चाहिए ए और बी के बीच का विभवांतर। ये वाली बैटरी जो है ना लोड के जैसे काम कर रही है, तो इसके सिरों पर विभवांतर लिखेंगे E प्लस आई आर। तो E का मान तो हो गया मेरा 7 और I का मान 2/10, इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना था 7, तो 7 प्लस 14/10, तो 7 प्लस 1.4, तो 8.4 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3। I1 I2 I3 का वैल्यू पता करना है बच्चों। ये इधर से I1 जा रही है, इधर I2 और इधर I3। इस पॉइंट पे देखो एक तरीका तो पूरा कन्वेंशनल आप लोग लगा ही लोगे, KVL वगैरह लगा के सोल्व करके। मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये जो I1 है, इस I1 का जो मान है ना ये होगा I2 प्लस I3। अब चेक करो, एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि इन दो I2 और I3 को जोड़ोगे ना, ठीक है, ये जंक्शन रूल है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, तो इन दोनों करंट को जोड़ोगे आप तो ये I1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे ये नहीं आने वाला। ठीक है, इसमें से 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 नहीं आएगा, ये भी गया। इन 5/4 और 9/2 को ऐड करोगे तो ये भी नहीं आएगा। 3 में से 3/2 हटाऊंगा तो 3/2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ये 9/2 में से -3/2 करोगे तो 6/2 आएगा और वो 3 एम्पियर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब बाकी पूरा कन्वेंशनल मेथड से तो आप कर ही सकते हो KVL लगा के। दूसरा क्या है, दो कंडक्टर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है α1 α2 उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में उनका अल्फा इक्विवेलेंट पूछा है। दो चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्रतिरोध समान है, उनके प्रतिरोध गुणांक α1 α2 है। श्रेणी और समांतर में आपको डायरेक्ट पता होगा, श्रेणी में α1 प्लस α2 डिवाइड बाई 2 और समांतर में भी वही हो जाता है यदि प्रतिरोध समान है तो पहला आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का मेरा। क्वेश्चन नंबर 39, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन, ये जो करंट है बच्चों 1.5 एम्पियर दिया हुआ है करंट। ठीक है, और कॉपर वायर का जो एरिया दिया हुआ है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 5 गुणा 10⁻⁻6 लिख देना है मीटर स्क्वायर में। ड्रिफ्ट स्पीड v जो है ना इसको पता करके बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, ये वाला सूत्र लगा लेना I = NEA VD। तो करंट कितना दे रखा है 1.5, ये कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है n का वैल्यू कितना 9 गुणा 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और क्षेत्रफल कितना दिया है 5 गुणा 10 ठीक है मिलीमीटर है ना, तो 10⁻⁻6 इंटू V अपवन वेग। ठीक है, अब सोल्व करते हैं यहाँ से, तो ये जो VD है 1.5 और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 16×5 80 का, तो यहाँ 8 आ गया। ठीक है ना, और साथ में ये 9 और गुणा में 10 चेक करते हैं, 19 और 6 25 हो जाएगा। 19 और 6 25 और 25 में से 28, 3 हटा देना है तो 10⁻3 मतलब 1000 आ गया। ये 1000 को तो रख ही लेना है क्योंकि आंसर में मुझे मिलीमीटर बताना है। बाकी जो है 1.5 में 72 का भाग लगा लो, 1.5 बटा 8 9 72 और ये 10⁻3, ठीक है ना, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 1.5 बटा 72 करूंगा तो ये हो जाएगा 150 बटा 72। ठीक है, 150 कर लेता हूँ इसको, नीचे 2 जीरो लगा के और 10⁻3 मीटर पर सेकंड। अब 150 बटा 72 लगभग 2 आएगा और 2 में 100 का भाग लगाना है तो 0.02, ये ऑप्शन नंबर 4 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10⁻3 तो मिलीमीटर में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो आपको दिया है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये आपको दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 गुणा 10⁻⁻4 और बटा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 3 गुणा 10⁻10, तो 3 से कटेगा तो ये 2.5 और 10 की घात ऊपर जाएगा तो 6, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला है,
3 conducting spheres concentric shell of radius r, 2r, 3r, q by 3 and minus 2q by 3 respectively. The intermediate shell is now grounded. Find the charge flow in the earth. हो क्या रहा है, त्रिज्या r, 2r, 3r वाले 3 चालक संकेंद्रीय गोलीय कोशों पर आवेश q by 3 minus 2q है. इस पे q by 3 minus 2q. बीच वाली कोश को भू संपर्कित कर दें तो आवेश कितना चला जाएगा. अब जिस भी को भी आप भू संपर्कित करोगे उस पर आवेश x मान लेते हैं, क्योंकि उसी पे तो आवेश बदल सकता है. तो जैसे इसको मैंने भू संपर्कित कर दिया इस वाले को, तो इस पे जो है ना ये q by 3 की बजाय मान लो यहां से q by 3 से हटके मान लो x आ गया. अब ये x का मान निकालता हूं बच्चों. तो ये जो मिडल वाला है ना इसका विभव 0 करा देना है जिसका भू संपर्कित है. तो पहले k माइनस 2q और बटा में 3r प्लस k x बटा में 2r. ठीक है, और q के कारण विभव निकालूंगा तो k q बटा में 2r इक्वल टू 0. ठीक है, ये यहां से इन दोनों को तो ये जो है k को तो कॉमन ले लें, भाग इधर भगा देते हैं. माइनस 2q by 3 यहाँ बचेगा प्लस x by 2 यहाँ बचेगा प्लस q by 2 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से ये जो दोनों को राइट में भेजता हूँ तो x by 2 ये 2q by 3 माइनस q by 2, इनका एलसीएम आ गया 6 में हो जाएगा 4q माइनस 3q x by 2. तो यहाँ जो x का मान आ रहा है ये q by 3 आ रहा है. मतलब पहले भी q by 3 आवेश था ऑलरेडी और बाद में भू संपर्कित करने के बाद भी q by 3 आ रहा है. मतलब अगर इस यहाँ q by 3 के अलावा कुछ और होता ना आवेश तो यहाँ आवेश प्रवाह होता, पर यहाँ पहले से q by 3 है और बाद में भी q by 3 आ रहा है. तो जो चार्ज फ्लो होगा वो तो मेरा शून्य हो जाएगा, कोई भी आवेश प्रवाह नहीं होने वाला. प्रश्न देखते हैं जरा क्या है. इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इनिशियली नल पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर. मीटर ब्रिज सेतु प्रयोग में प्रारंभ में 40 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप प्रक्षेपित होता है. ठीक है, तो ये जब 40 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग आ रही तो क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर कराओगे तो 40 गुणा q बराबर 60 गुणा p, तो 2q बराबर 3p. ये तो मेरी समीकरण नंबर 1 आ गई. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 5 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा दिया. व्हेन 5 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 5 देन नल पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर. अब ये अगर बढ़ा दिया तो ये कम हो गया होगा. अब ये नल पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर, तो इधर 40 बचेगा. तो यहाँ आ जाएगा p प्लस 5 और यहाँ आ गया 40 इक्वल टू, इधर q में कोई चेंज नहीं किया, q इंटू 60. तो p प्लस 5 2 q गुणा 3. इन दोनों समीकरणों को हल करके p और q का मान निकालते हैं. ठीक है, तो इसको गुणा करा 2p प्लस 10 बराबर q का मान यहाँ से क्या लिख दिया, q का मान आ जाएगा 3p बटा 2 गुणा 3. ठीक है, तो 10 बराबर हो गया 9 बटा 2p माइनस 2p, तो 10 यहाँ 2 एलसीएम आ गया 9p माइनस 4p, तो 10 बराबर 5p बटा 2. तो p का मान यहाँ से सोल्व करने पर मेरा 4 ओम आ रहा है. तो p का मान अगर 4 ओम है तो समीकरण 1 से देखोगे तो 2q 3 गुणा 4, तो q का मान आ जाएगा मेरा कितना. ठीक है, q का मान मेरा आ जाएगा 6 ओम. तो p का तो 4 है और q का 6 है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी चार्ज है शोन इन फिगर. ठीक है, ये 3 माइक्रोफेरेड पे जो चार्ज आ जाएगा इधर जो है हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, ये C1 और वोल्टेज ये आ गया. ठीक है, द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी लॉस डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न टू पॉइंट पोजीशन 2. इसको पोजीशन 2 पे ला दिया. अब इसको पोजीशन 2 पे ला दिया ना तो कितना परसेंट लॉस हो गया. तो लॉस का एक सूत्र होता है बच्चों, लॉस का एक सूत्र हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. अब क्या होगा, ये जो लॉस होगा ना ये हाफ C1 C2, ये जो लॉस हुआ ये तो लॉस हुआ. अब मुझे क्या है प्रतिशत लॉस निकालना है. अब प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी, इनिशियल एनर्जी जो है ना U वो कितना था हाफ, इसको C1 नाम दे दिया, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर. अब ये V2 तो 0 होने के कारण अब परसेंटेज लॉस निकालूंगा तो क्या होगा लॉस अपॉन U इंटू 100. अब यहाँ क्या होगा ये V2 हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू यहाँ तो खाली V स्क्वायर ही आएगा ना, क्योंकि इसका इनिशियल वोल्टेज तो है ही नहीं 0 है. तो ये V स्क्वायर भी गायब हो जाएगा, 1/2 भी गायब हो जाएगा, C1 भी गायब हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ बचेगा C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू 100. तो C2 का मान कितना है 7 और बटा में 10 आ जाएगा. इन दोनों को ऐड करूंगा तो गुणा में 100 करूंगा तो मेरा 70% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोला है, सम इक्विपोटेंशियल प्लेन सरफेसेस आर एज शोन इन फिगर. द प्लेन आर इंक्लाइंड
टू द एक्स एक्सिस 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखे हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द वन प्लेट टू अनदर, ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। अब सिमेट्री से मैं ये एंगल तो 45 डिग्री आएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब डेल्टा वी इक्वल टू ईडी लगा लेता हूँ, तो डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू डी, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो मेरा 25 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और डी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेरी कितनी है बच्चों 20, तो ये हो जाएगी 20/√2, 20/√2। तो ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चों। अच्छा ये सेंटीमीटर का है ना, इंटू 1/100 और कर देंगे मीटर में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 से कटेगा 5 बार, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 25 गुणा 5 गुणा, और ये √2 भी इधर गुणा हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 गुणा में 1.4 करोगे ना आप, तो ये 177 आ जाएगा। तो 177 आ गया, ठीक है, 177 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे आ जाएगी ये एक्स। तो तीसरा ऑप्शन जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये जो एंगल है ना, ये एंगल चेक करना है, ये जो 135 एंगल है ना, एक्स एक्सिस से देखोगे तो ये वाला एंगल 135 है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब जबकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है, तो ये तो 45 डिग्री आएगा ना, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है। ए माइक्रो एमीटर हैज ए रेजिस्टेंस, ये माइक्रो एमीटर का रेजिस्टेंस है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दी गई है, इट कैन बी यूज्ड एज वोल्ट मीटर और हायर एमीटर रेंज प्रोवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मीन्स एक आपको एमीटर दिया गया है वैसे तो, बट इसका बिहेवियर जो है ना गैल्वेनोमीटर के जैसा होगा। ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दे दिया, ये गैल्वेनोमीटर की जाने वाली धारा दे दी। अब इसमें अपन ये चेक करते हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर बदलने में क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, एमीटर के लिए क्या, एमीटर जो लिखते हैं ना उसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए IG इंटू RG, और समांतर में लगा देते हैं I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब IG का वैल्यू तो कितना दिया हुआ है 50, माइक्रो है तो -6, RG का वैल्यू कितना है लगभग 100, ठीक है। अब एमीटर में बदलने के लिए यहां लिखा है, एमीटर वाला ऑप्शन ढूंढते हैं पहले तो, ये मिली एमीटर, ये पैरेलल या ये पैरेलल, ठीक है। अब यहां से मैं ये 10 मिली एम्पियर लिख लिया, इसको 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, और इंटू में ये वाली जो है ना 50 इंटू 10⁻⁶, ये तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, यहां से शंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 3 0 तो हटा दिया, तो 5 इंटू 10⁻³ बचा, और ये 10 इंटू 10⁻³ लिखा जा सकता है, ये वाली टर्म नेग्लेजिबल है, तो यहाँ से शंट का वैल्यू निकल के आ रहा है -3 गया 1/2 ओम का, मतलब ये 10 मिली एम्पियर बनाना होगा ना, 10 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर, तो 1/2 ओम आ रहा है, मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो है वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं, V इक्वल टू IG RG प्लस उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज में, यहाँ पैरेलल में लगाते हैं। तो अब यहाँ वोल्ट मीटर की परास दी है 50 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो मैं पहले 10 वोल्ट पे चेक कर लेता हूँ। V का मान जो है 10 वोल्ट आ गया, IG का मान कितना है 50 गुणा 10⁻⁶, RG का मान कितना है 100 प्लस R, ये जो प्रतिरोध है ना ये कितना है 200, और किलो ओम है तो 3 0 और लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां से ये परास अपन निकाल के देखते हैं कि ये परास कितनी आ रही है, ठीक है ना। इस पे अगर 200 ओम पे परास अगर 10 आ गई तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 50 गुणा 10⁻⁻⁶, इसको 100 को छोड़ो, लगभग इसको तो मैं यही लिख लेता हूं खाली 200 और 3 0, तो यहां से 6 0 हट गई, तो ये मेरा 10 वोल्ट का परास का बन के आ गया क्या बच्चों, ये 6 0 और 3 इधर से और 2 इधर से 10 वोल्ट आ गया, तो यही ऑप्शन नंबर मेरा 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये 10 किलो ओम के साथ यही कैलकुलेशन चेक करना, 50 आंसर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये इस टाइप से जो है अपन ने ये पूरा फिजिक्स का पेपर जो है पहला वाला पेपर डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू बच्चों।